नमस्कार साथियों। हमारा साइंस में हमने एक कोशिका वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और दूसरा हमने क्या किया है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम मानव के अंगों की चर्चा कर रहे थे, वो मानव के अंगों में आज हम एक दूसरे अंग की चर्चा करेंगे और जो क्या है, मानव का प्रजनन अंग है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या है, इसकी ये पहली वीडियो होगी और यहाँ पर हम केवल और केवल परिचय देखेंगे कि प्रजनन अंग क्या होते हैं, प्रजनन क्या होता है और ये कैसी एक जैविक प्रक्रिया है, इसका क्या योगदान है वंशगति को बनाए रखने के लिए। इस पूरे टॉपिक में हम प्रजनन की क्रिया को समझेंगे, यहाँ पर प्रजनन के दौरान होने वाली जो अन्य जो क्रियाएं हैं उनको समझेंगे और आज जो हम लेके चलेंगे वो हम लेके चलेंगे प्रजनन के प्रमुख अंगों का केवल परिचय। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो शब्द है क्या, प्रजनन। ठीक है, इसी को क्या कह रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा, जो रिप्रोडक्शन है या फिर कहें जो प्रजनन है, तो ये रिप्रोडक्शन, री का मतलब पुनः, ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसमें पुनः क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पुनः क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, पुनः उत्पादन। अब उत्पादन किसका, उत्पादन किसका, तो उत्पादन होगा किसका, जो भी कोई क्या होगी, एक जाति होगी, तो वो जाति अपनी प्रजाति का क्या करेगी, उत्पादन करेगी, जाति को बढ़ाने की कोशिश करेगी या फिर जाति स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। जिस क्रिया के द्वारा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिस क्रिया की क्या करते हैं, जिस जैविक क्रिया की क्या करते हैं, जिस जैविक क्रिया का उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है क्या, प्रजनन। उसे क्या कहा जाता है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन। और साथ साथ में और अगर ये पूछा जाए कि प्रजनन में कौन सी ऐसी क्रिया होती है जो क्या करती है, जीवों की जो वंशगति विविधता है या जीवों की जो विविधता है, आनुवांशिक विविधता है, उसको बनाए रखने के लिए जो प्रमुख रूप से जो क्रिया योगदान देती है वो है क्या, क्रॉसिंग ओवर की घटना। और ये जो क्रॉसिंग ओवर की घटना है, इस क्रॉसिंग ओवर की घटना को हमने पढ़ लिया है कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये पैचिटीन अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर काय में होती है, पैचिटीन में। ठीक है, तो पैचिटीन में हमें ये क्रॉसिंग ओवर की घटना देखने को मिलती है और ये पैचिटीन हमने पढ़ा है, अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या है, ये पैचिटीन है। पैचिटीन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है जिसके माध्यम से क्या होती है, एक आनुवंशिक विविधता बनी रहती है। अपनी कोई भी प्रजाति खुद की जो खासियतें हैं उसको बनाए रखती है, काय के माध्यम से, क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रजनन एक ऐसी क्रिया हो गई जिस क्रिया के माध्यम से कोई भी जाति अपनी संतति को क्या करती है, बढ़ाती है, उसको कहते हैं क्या, प्रजनन। अब बात आती है किसकी, प्रजनन तंत्र की। दूसरी बात आती है क्या, कि प्रजनन तंत्र क्या है। तो प्रजनन तंत्र किसको कहेंगे, जो सारे प्रजनन अंग हैं, जो सारे प्रजनन अंग हैं उन अंगों को मिलाकर कहा जाता है क्या, प्रजनन तंत्र। यानी प्रजनन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया और इसमें प्लस कर दें हम क्या, प्रजनन, प्रजनन की क्रिया और प्रजनन के अंग को मिलाकर क्या कहा जाता है, प्रजनन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रजनन तंत्र कहा जाता है। तो जो अंग हैं वो अंग कौन से हैं, तो इस प्रजनन की क्रिया में जितने अंग सहयोगी हैं वो सारे अंगों को प्रजनन अंग कहा जाता है। और ये जो प्रजनन अंग हैं, तो ये प्रजनन अंग, मानव का हमें पता है कि मानव एक कैसा है, तो मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव कैसा है, एक लिंगी प्राणी है। और जो एक लिंगी होते हैं उन एक लिंगियों में क्या होता है, मादा जनन तंत्र अलग होते हैं, मादा जनन तंत्र अलग होता है और नर जनन तंत्र क्या होता है, अलग होता है। यानी फीमेल क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग होंगे और नर के क्या होंगे, ये ऑर्गन्स अलग होंगे। तो कहने का मतलब जो एक लिंगी होते हैं उनमें नर और मादा
दोनों में अलग अलग क्या होते हैं, प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मानव का प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो हमें मादा और नर दोनों के प्रजनन अंगों को क्या करना होगा, देखना होगा। तो जब हम प्रजनन अंगों की बात करेंगे तो मादा में जो हमें प्रजनन अंग मिलेंगे वो अंग कौन कौन से मिलेंगे, तो एक अंग मिलेगा क्या हमें, अंडाशय। एक अंग क्या मिलेगा, अंडाशय, जिसको क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। दूसरा जो हमें मिलता है वो मिलता है क्या, अंडवाहिनी। क्या मिलता है, अंडवाहिनी, या फिर इसको क्या कहेंगे, ओवरीडक्ट कहेंगे। ठीक है। तीसरा जो हमें यहाँ पर मिलता है वो मिलता है क्या, गर्भाशय। क्या, गर्भाशय। ठीक है। और चौथा जो मिलता है वो क्या है, योनि। ठीक, ये तो प्रजनन अंग है किसके, मादा के। और अगर हम नर प्रजनन अंगों की बात करेंगे तो नर प्रजनन अंगों में क्या है, वृषण। ठीक है, नर जिसको कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है, टेस्टिस। और तीसरा है क्या, दूसरा है क्या, अधिवृषण। अधिवृषण ये भी क्या है, मानव प्रजनन अंग है। फिर है क्या, शुक्रवाहिनी। क्या, शुक्रवाहिनी। फिर है क्या, शुक्राशय। फिर है क्या, शुक्राशय। और शुक्राशय के बाद क्या है, कुछ ग्रंथियां हैं जिनको हम देखेंगे, कुछ ग्रंथियां हैं। और इसके बाद क्या, शिश्न, जिसको क्या कहा जाता है, पेनिस। ठीक, तो ये हम देखेंगे। तो ये क्या है, आज हम इनका परिचय देखेंगे कि ये किस तरीके से कहां पर स्थित होते हैं और इनका क्या काम है। तो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और ग्रंथियां, ये क्या है, ये मानव क्या है, जनन अंग है। एक लिंगी है, मादा के ये है, नर के ये है। तो एक लिंगी होता है मानव। ठीक है, इसीलिए इसमें नर जननांग होते हैं और क्या होते हैं, मादा जननांग होते हैं। इन जननांगों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो इन सभी जननांगों को मिलाकर ही कहा जाता है क्या, मानव प्रजनन तंत्र। क्या कहा जाता है, मानव प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ये देखे लेते हैं कि इस पूरे चैनल से अंगों में कौन से अंग कहां पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। हेलो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, मानव का प्रजनन अंग का हम परिचय देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम देखेंगे नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग। ठीक, तो देखो जरा, नर प्रजनन अंग को हम एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि नर प्रजनन अंग कैसा होता है। ठीक, देखो जरा, ये है क्या अपना नर प्रजनन अंग। ठीक है, अब नर प्रजनन अंग में जो हमने अंग देखे थे, तो देखो पहला जो अंग है जिसको मानव प्रजनन का पहला क्या माना जाता है, प्रजनन अंग माना जाता है, वो है क्या, वृषण। वो है क्या, वृषण। इसी को कहा जाता है इंग्लिश में क्या, टेस्टिस। ठीक, तो ये क्या है, वृषण है। ठीक, अब वृषण क्या होता है, देखो वृषण की अगर हम चर्चा करें तो पहला हम ये कह सकते हैं कि जो वृषण होता है वो वृषण नर, वो वृषण क्या होता है, प्रथम नर प्रजनन अंग होता है। वृषण क्या होता है, प्रथम नर प्रजनन अंग होता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो वृषण होता है, ये वृषण क्या करता है, जो मुख्य काम होता है वृषण का वो क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, तो वृषण क्या बनाता है, शुक्राणु बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंग शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नर कहा जाता है, और जो अंडाणुओं का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मादा या फीमेल। तो शुक्राणुओं का निर्माण करने का काम होता है किनका, वृषण का। अब ये जो शुक्राणुओं का निर्माण है, ये शुक्राणुओं का निर्माण क्या होता है, तो हम देखें कि ये शुक्राणुओं का निर्माण, तो मान लें हम कि ये वृषण ये है। ठीक है, मान लो ये वृषण है।
ठीक। अब इसका आकार आप देख रहे हैं कि आकार कैसे आकर, चलो आकार की चर्चा बाद में करेंगे। तो देखो जैसे ये क्या है, वृषण है, ठीक है, अंडाकार होता है। अब इस वृषण के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके की क्या होती है, खाली संरचनाएं होती हैं, ठीक है, खाली संरचनाएं होती हैं। इन खाली संरचनाओं के अंदर लगभग 1 से लेके 3 छल्लेनुमा क्या होती हैं, संरचनाएं होती है। और इसी के अंदर कैसी छल्लेनुमा संरचनाएं, 1 से लेकर 3। ये जो छल्लेनुमा संरचनाएं होती हैं इनको कहा जाता है क्या, शुक्र जनन नलिकाएं। इनको क्या कहा जाता है, शुक्र जनन नलिकाएं। अब शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो वृषण है, इस वृषण के अंदर क्या है, वृषण पाली है। वृषण पाली का मतलब क्या है, जो टेस्टिस है वो टेस्टिस जो है या वृषण जो है, इस वृषण के अंदर जो क्या बने हुए हैं, ये खंड बने हुए हैं अलग अलग। तो प्रत्येक खंड के अंदर 1 से लेके 3 क्या होती है, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। देखो कौन कौन सी, एक तो पाई जाती है क्या, क्या नाम से, जर्म कोशिकाएं, जर्म कोशिकाएं, ठीक है, क्या पाई जाती है, जर्म कोशिकाएं, ठीक है। और तीसरी क्या दूसरी क्या पाई जाती है, देखो ये जो जर्म कोशिकाएं हैं, ये जर्म कोशिकाएं क्या करती हैं, ये जर्म कोशिकाएं क्या करती हैं, ये विभाजन करती हैं। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से, इसी अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, तो हम कहेंगे कि शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। पहली बात तो ये कि वृषण के अंदर हो रहा है, यहाँ पर क्या ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इसको कहा जाता है क्या, जर्म कोशिकाएं। लेकिन ये जो जर्म कोशिकाएं हैं, ये जर्म कोशिकाएं कौन से अंग की हैं, तो नर जर्म कोशिकाएं हैं। ये नर जर्म जो क्या नाम से जर्म कोशिकाएं हैं, वो क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या करती है, शुक्राणुओं का ये निर्माण करती हैं। फिर इसके अंदर एक और कोशिकाएं होती हैं जिनको कहा जाता है क्या, सर्टोली कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, सर्टोली कोशिकाएं। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, वो सर्टोली कोशिकाएं जो निर्माण हो चुका है किसका, शुक्राणुओं का, इन शुक्राणुओं को क्या देती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। कौन, सर्टोली कोशिकाएं। अगर ये पूछा जाए कि सर्ट की शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो देखो ये शुक्राणु का निर्माण होकाय के अंदर रहा है, वृषण के अंदर। लेकिन अगर वृषण के अंदर भी बात की जाए तो देखो ये स्पष्ट लिखा है क्या, शुक्र जनन नलिकाएं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है इनको, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं या फिर जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इन शुक्र जनन में स्पष्ट समझ आ रहा है कि शुक्रों का क्या होता है, इसके अंदर जनन होता है। तो शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर क्या होता है, फिर निर्माण होता है किनका, तो शुक्राणुओं का। और फिर अगर इसके अंदर ये पूछा जाए कि कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं, तो नर जर्म कोशिकाएं क्या हैं, इसमें सहायक होती हैं। या फिर इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। तो स्पर्मेटोगोनिया कहें या क्या कहें, नर क्या नाम से जर्म कोशिकाएं कहें। तो स्पर्मेटोगोनिया जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं क्या करवाती हैं, अर्धसूत्री विभाजन में सहायक होती हैं। और स्पर्मेटोगोनिया के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन शुक्राणुओं को जो पोषण देने का काम करती हैं, वो कौन करती हैं, तो सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके से क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है काय के अंदर, वृषण के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शुक्राणुओं का निर्माण। तो वृषण क्या करते हैं, मूल काम है वृषणों का क्या करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पर है वो महत्वपूर्ण ये है कि इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2। कितनी संख्या होती है, 2। यानी प्रत्येक नर में ये इनकी संख्या कितनी होती है, वृषणों की 2 होती है। अगर इनके आकार की बात करें तो इनका जो आकार होता है वो आकार कैसा होता है, तो आकार होता है क्या, अंडाकार। आकार क्या होता है, अंडाकार होता है, ठीक है।
तीसरी बात, अगर यहाँ पर ये देखें कि रंग, तो आकार की बात करें तो कैसा हो गया, अंडाकार क्या होता है, इसका आकार होता है। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। शुक्राणुओं का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और प्रथम नर क्या होते हैं, ये प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, इसके साथ इसके बाद एक बात और देखें कि ये वृषण एक चीज और करते हैं, क्या, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करते हैं, स्राव भी करते हैं। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी निकलता है। ठीक है, काय से, तो ये भी काय से निकलता है, वृषण से निकलता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकालने में कौन सी क्या नाम से जो कोशिकाएं हैं, जो सहायक है, तो उनका नाम है अंतराली कोशिकाएं। क्या नाम है, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। ठीक कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है, लीडिंग सेल भी कहा जाता है। क्या, लीडिंग सेल। ठीक है, तो देखो लीडिंग जो सेल होती है, वो लीडिंग सेल क्या करती है, निर्माण करती है, किसका उत्सर्जन करवाती है, किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स फिर से कहूंगा वृषण के अंदर है। लेकिन अगर कोशिकाओं की बात करें तो अंतराली कोशिकाएं, या फिर क्या बोलते हैं, क्या लीडिंग सेल। एक ही बात है, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। और ये जो लीडिंग सेल जिसके माध्यम से करती है, उसका नाम है क्या, क्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। तो क्यूटिलाइजिंग जो हार्मोन्स होता है, उस क्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के साथ मिलकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का ये क्या करती है, निर्माण करती है, काय के अंदर, वृषण के अंदर। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपको पता है कि ये एक प्रकार का क्या है, पुरुष हार्मोन्स है। ठीक है, जो दाढ़ी मूछ लाने में या पुरुषत्व का जो भी भाव आता है, वो यही हार्मोन्स उसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का भी क्या होता है, स्राव होता है। तो वृषण की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो लीडिंग सेल्स के माध्यम से क्या होता है, वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या होता है, रिसाव होता है, स्राव होता है। ये है किसका, वृषण का महत्वपूर्ण कार्य। अब वृषण के बाहर जो हम ये वाली संरचना देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की ग्रंथुल संरचना, इस संरचना को बोला जाता है क्या, अधिवृषण। इसको क्या बोला जाता है, अधिवृषण। क्या बोला जाता है, अधिवृषण। ठीक है, तो ये क्या है, अधिवृषण है। तो पहला तो आपका क्या हो गया, वृषण, और दूसरा क्या है, अधिवृषण। तो जो अधिवृषण है इसको एपिडिडाइमिस कहा जाता है। अब अधिवृषण क्या है, तो देखो जो शुक्रजनन नलिकाएं अंदर थी, वही शुक्रजनन नलिकाएं बाहर आ जाती हैं। और ये जो कुंडलित रूप में बाहर क्या होती है, वृषण के जस्ट पीछे लगभग, ये जो वृषण के जस्ट पीछे लगभग 6 मीटर लंबाई इनकी होती है, और ये वहीं पर कुंडलित होती है वृषण के जस्ट पीछे। उसको कहा जाता है क्या, अधिवृषण। उसको क्या कहा जाता है, अधिवृषण। अब इस अधिवृषण का काम क्या होता है, अधिवृषण का काम ये होता है कि जो क्या नाम से शुक्राणु है, जो शुक्राणु हैं वो सारे के सारे शुक्राणु निकलकर अपरिपक्व अवस्था में होते हैं, लेकिन ये निकलकर काय में आ जाते हैं, अधिवृषण में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, शुक्राणुओं का क्या करना, परिपक्वन करना। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पर स्पर्म क्या होते हैं, क्या नाम से आपके स्पर्म जो होते हैं, कहाँ पर ये स्पर्म क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो हम कहेंगे काय के अंदर होते हैं, अधिवृषण के अंदर होते हैं। ये अधिवृषण क्या होती है, ये वही शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं जो बाहर आकर क्या करती हैं, एक कुंडलित संरचना बना लेती हैं, और उसी को बोला जाने लगता है क्या, अधिवृषण। तो इस अधिवृषण में क्या होता है, जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है, वो शुक्राणु क्या होते हैं, इस अधिवृषण के अंदर परिपक्व होते हैं, या हम कहें मैच्योर होते हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है।
या फिर हम कहें कि ये शुक्राणुओं का क्या होता है, संग्रह स्थल होता है। तो शुक्राणु क्या आते हैं, इसमें आके स्टोर हो जाते हैं। और ये जो शुक्राणु है ये मानव शरीर के अंदर लगभग 30 दिन तक क्या रहते हैं, ये जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, लेकिन अगर ये शुक्राणु अगर मादा जननांग के अंदर चले जाते हैं तो ये 72 घंटे तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए, हालांकि अपन पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम केवल परिचय ले रहे हैं इनका। तो मादा शरीर के अंदर 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं और ये जो शुक्राणु है ये 30 दिन तक क्या रहते हैं, पुरुष जननांग के अंदर जिंदा रहते हैं। ठीक है, शुक्राणु की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में हम। ठीक, तो ये अधिवृषण है, अधिवृषण का ये महत्वपूर्ण कार्य है। अगली बात ये है कि ये अधिवृषण और क्या वृषण, जिसके अंदर ये बाहर जो थैलीनुमा संरचना है इसको कहा जाता है क्या, वृषण कोश। इसको क्या कहा जाता है, वृषण कोश। तो जो वृषण कोश है इसको क्या बोला जाता है, स्क्रोटल बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, वृषण कोश बोला जाता है। तो जो वृषण कोश है, ये वृषण कोश क्या करता है, ये वृषण कोश, इन वृषणों को, ये थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर ये वृषण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये वृषणों को क्या देता है, जगह प्रदान करता है। या फिर वृषण इसमें क्या, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि वृषण को क्या देता है, स्थान देता है। और इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, थैलीनुमा होती है। इनकी जो संरचना है वो संरचना कैसी होती है, थैलीनुमा होती है। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि शरीर जो है वो शरीर के सभी अंग बॉडी के अंदर हैं, लेकिन ये अंग बाहर क्यों हैं? तो इन्हें कितना चाहिए, शरीर से लगभग 2 से लेके कितना 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। तो शरीर से कम तापमान पर ये शुक्राणु क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, परिपक्व रहते हैं। इसीलिए कुदरत ने ये व्यवस्था की कि जो थैली है इस थैली को बाहर रखा और इसी में क्या होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर ये अंदर जाएंगे तो आप देख रहे हो शरीर के अंदर 72 घंटे में क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे शरीर के अंदर, इसलिए इनका टेम्परेचर कितना चाहिए, शरीर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम इनको जरूरत होती है। इस वजह से क्या होता है, ये वृषण कोश बाहर होता है और टेस्टिस क्या होती है, बाहर होती है। ठीक, अगली बात, अब देखो ये शुक्राणु जो इसमें आ गए हैं, ये शुक्राणु अब क्या है कि अधिवृषण का ये वाला हिस्सा जो वृषण से जुड़ा हुआ है, ये आगे चल के एक संरचना, एक नली बनाता है जिसको कहा जाता है क्या, शुक्रवाहिनी। ये मान लो इसमें से क्या जा रहे हैं, स्पर्म जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से क्या जा रहे हैं, स्पर्म जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये स्पर्म जाएंगे और ये स्पर्म इधर इसको छोड़ देगा ये। तो ये जो पूरी लाइन है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें जो नलिका दिख रही है लूप लाइन में, इसको कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है क्या, शुक्रवाहिनी। क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी। या फिर हम कह सकते हैं क्या, तो इस पर इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक डक्ट कहते हैं। या फिर हम कहेंगे इसको क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है। इस शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, इस शुक्रवाहिनी का काम होता है कि यहाँ से जो शुक्र जो है, जो शुक्राणु है, उन शुक्राणुओं को एक ऐसा पथ प्रदान करना जो क्या कर दे, उसको शुक्राशय तक पहुंचा दे। तो ये वाला ये जो संरचना हम देख रहे हैं, ये संरचना है किसकी, शुक्राशय की। ये संरचना काय की है, शुक्राशय की। तो यहाँ पर ये शुक्राणु आकर क्या हो जाती है, छोड़ देती है। तो हम कहेंगे कि जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी का काम होता है कि जो शुक्राणु है, जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है, उन शुक्राणुओं को क्या करना, तो उन शुक्राणुओं को कहाँ तक पहुँचाना, शुक्राशय तक पहुँचाना। तो हम कहेंगे कि जो शुक्रवाहिनी होती है, ये इसका एक हिस्सा अधिवृषण से जुड़ा होता है और एक हिस्सा काय से जुड़ा होता है, शुक्राशय से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आके शुक्रवाहिनी में, शुक्राशय में जाके शुक्राणु अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका शुक्रवाहिनी और ये हो गई क्या आपका शुक्राशय। तो देखो ये जो शुक्राशय है, इस शुक्राशय में क्या होता है, तो हम कहेंगे कि शुक्राशय के अंदर क्या आते हैं, शुक्राणु आ जाते हैं। अब शुक्राशय में जब क्या नाम से शुक्राणु आ जाते हैं, अब जब भी क्या नाम से प्रजनन की क्रिया होती है, शुक्राणु जब बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये ग्रंथि है जिसको कहा जाता है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है ये, तो इस ग्रंथि को कहा जाता है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, तो देखो यहाँ से शुक्राणु गए, अब शुक्राशय में आए, तो शुक्राशय रस मिला किसमें, शुक्राणुओं में। तो आप देखना सबसे पहले शुक्राशय में कौन पहुंचा, शुक्राणु।
ठीक है। और शुक्राणु प्लस इसमें क्या हो गया, शुक्राशय रस मिल गया। क्या मिल गया, शुक्राशय रस मिल गया। अब ये जब आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, ये प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला द्रव भी इसमें मिलेगा, प्रोस्टेट द्रव, जिसको क्या कहेंगे, प्रोस्टेट फ्लूइड कहेंगे। इसके बाद एक ग्रंथि और मिलेगी हमें, काउपर्स ग्रंथि। क्या, काउपर्स ग्रंथि। तो काउपर्स ग्रंथि का भी लिक्विड इसमें फॉर्म होगा, तब ये सारे इसमें लिक्विड मिल जाएंगे, तब बनता है क्या, वीर्य। तब क्या बनता है, वीर्य। यानी वीर्य केवल हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ शुक्राणु है, हम ये कहेंगे कि जो वीर्य है, और ये वीर्य एक बार के प्रजनन में लगभग 2.5 से लेके 3.5 ml क्या निकलता है, वीर्य निकलता है। और इसमें 20 से लेके 40 करोड़ के लगभग क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। यानी 2.5 से लेके जो 3.5 ml वीर्य निकलता है, उस वीर्य में कितने होते हैं, 20 से लेके 40 करोड़ क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और एक शुक्राणु काफी है क्या करने के लिए, तो हम कहेंगे कि प्रेग्नेंट होने के लिए एक शुक्राणु काफी है। और कितने इसमें रहते हैं, 20 से लेके 40 करोड़ शुक्राणु इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वीर्य काय काय का मिश्रण है, तो हम कहेंगे शुक्राणु भी इसमें होते हैं, शुक्राशय रस होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रोस्टेट फ्लूइड इसमें होता है, और काउपर्स ग्रंथि का भी रस इसमें क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है। तो अब देखो, और तो ये क्या है, ये आपको याद रखना है कि वीर्य क्या है, तो वीर्य इन सब का क्या है, मिश्रण है। ठीक। अब ये जो वीर्य होता है, इसका लगभग 15 से लेके 30% जो हिस्सा होता है वो प्रोस्टेट द्रव से क्या होता है, बना होता है। और वीर्य से आने वाली जो गंध होती है, उस गंध का कारण कौन होता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ द्रव क्या करता है, विशेष प्रकार की गंध पैदा करता है, काय के अंदर, तो कहेंगे वीर्य के अंदर। तो देखो, ये जो ग्रंथि है, इसी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों ओर है, सुपारी जैसी संरचना है। लेकिन एक बात याद रखना, शुक्राशय की जो संख्या है वो कितनी है, 2। शुक्राशय की संख्या कितनी है, 2। ये शुक्राशय दोनों तरफ के शुक्राशय, यानी एक इधर वाला और एक, मतलब 2 अंडाणु है, 2 क्या नाम है, सॉरी 2 क्या है, वृषण है। 2 वृषण से क्या निकलेंगी, 2 शुक्रवाहिनियां निकलेंगी। ठीक है। और ये शुक्रवाहिनियां दोनों तरफ शुक्राशय में डाल देंगी, शुक्राशय में। अब दोनों शुक्राशय मिलकर क्या बनाते हैं, एक्जुकुलेटरी डक्ट का या स्खलन नलिका का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो 2 शुक्राशय आगे चलकर क्या बनाते हैं, एक स्खलन नलिका बनाते हैं। स्खलन नलिका का मतलब एक्जुकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। और फिर वहां से जब एजुकुलेशन होता है, तो फिर ये प्रोस्टेट ग्रंथि से एक द्रव आकर इसमें क्या होता है, मिलता है, जिसको प्रोस्टेट क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। इसके बाद मलाशय के पास आकर और 2 ग्रंथियां मिलती हैं, जिसमें एक ग्रंथि का नाम है क्या, हाँ एक चीज और, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, यही प्रोस्टेट ग्रंथि जब 50 से लेके मतलब 50 से ऊपर जाती है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कहां से निकल रहा था, यहाँ बन रहा था, इसका बनना कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का बनना कम हो जाता है। तो या फिर गोनिकोकोकस नामक जो जीवाणु होता है, या वो दोनों स्थितियों में अगर टेस्टोस्टेरोन कम निकल रहा है, तो बुढ़ापे में 50 से प्लस जाके ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, वृषण कोषों का बड़ा होना, या फिर क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, मूत्र मार्ग में रुकावट पैदा होती है, तो ये अधिक उम्र हो जाती है, तो यही प्रोस्टेट ग्रंथि क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। ठीक। इसके आगे अब 2 ग्रंथियां और हैं। एक ग्रंथि है क्या, काउपर्स ग्रंथि। तो याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर लोकेटेड है क्या, शुक्राशय। और ये जो संरचना देख रहे हो, इसको कहा जाता है क्या, ब्लैडर। इसको क्या कहा जाता है, ब्लैडर। और ये से क्या आता है, मूत्र आता है, और मूत्र जाके भरता है किसमें, इस ब्लैडर के अंदर। तो ये क्या होता है, मूत्राशय है, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लैडर, जिसमें मूत्र भरा हुआ है। और इधर एक्जुकुलेटरी डक्ट होती है, जिसमें से वीर्य निकलता है। तो आगे चल के इसमें काउपर्स ग्रंथि का भी क्या मिल जाता है, रस मिल जाता है। और काउपर्स ग्रंथि क्या करती है, इस पूरे मूत्र मार्ग को क्या करती है, जीवाणु रहित बनाती है, और क्या लसलसा पदार्थ निकालती है, क्या, काउपर्स ग्रंथि। इसके अलावा पेरिनियल ग्रंथि और रेक्टल ग्रंथि भी क्या होती है, यहाँ पर हमें नर जननांग में देखने को मिलती है। तो 4 ग्रंथियों की हमने यहाँ पर बात की, एक प्रोस्टेट ग्रंथि की, एक बात की काउपर्स ग्रंथि की, एक बात की पेरिनियल ग्रंथि की, और एक बात की हमने किसकी, रेक्टल ग्रंथि की। तो 4 ग्रंथियां हैं
जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रत्येक ग्रंथि का अपना काम है। तो ये तो हुआ क्या, आपका एक नर प्रजनन अंग, और ये जो है इसको क्या कहा जाता है, शिश्न। इसको क्या कहा जाता है, शिश्न। तो ये पूरा, और ये क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग। ये क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग। अगर ये पूछा जाए कि मूत्र मार्ग को जीवाणु रहित कौन सी ग्रंथि से निकला हुआ रस करता है, तो काउबर्स ग्रंथि से निकला हुआ रस क्या करता है, मूत्र मार्ग को जीवाणु रहित बनाता है। तो ये है आपका क्या पूरा, क्या, नर जनन अंग।